Hello friends and welcome back to series of video lectures on psychology. मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी आज आपसे बात करूंगी स्कोप ऑफ असेसमेंट के बारे में। मेरे पहले की जो 2 वीडियोस हैं उसमें भी मैंने आपसे बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट और प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। और ये जो स्कोप ऑफ असेसमेंट यानी कि किन किन क्षेत्रों में असेसमेंट काम आता है, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। चलिए आज अब बात करते हैं स्कोप ऑफ असेसमेंट के बारे में। सबसे पहले जो असेसमेंट है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम आता है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत सालों से असेसमेंट का इस्तेमाल करता आ रहा है और एजुकेशनल फील्ड के अंदर मेनली 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस असेसमेंट के होते हैं। सबसे पहली चीज़, इट इम्प्रूव्स टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षा को और सीखने की दोनों को ये इम्प्रूव करता है। अब दोनों को किस प्रकार इम्प्रूव करता है? देखिए, लर्निंग तो जब टाइम टू टाइम हम जब असेसमेंट करेंगे तो बच्चा किन क्षेत्रों में क्या कमी है, कहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो हमें पता चलेगा और वो फीडबैक जब बच्चे को बताया जाएगा तो उसको ये पता चलेगा कि कहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन से वीकनेसेस हैं, तो उस पे इम्प्रूव करके वो कंसिस्टेंटली अपने लर्निंग को सुधार सकता है। और शिक्षा या टीचिंग को कैसे सुधारते हैं? अगर सभी बच्चे अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, असेसमेंट में हमें पता चलता है कि सभी बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली हम हमारी टीचिंग मेथड्स या हो सकता है बच्चों को जो हम समझा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है या कहीं ना कहीं कमी है एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मेक चेंजेस और अपनी जो टीचिंग है उसको भी हम सुधार सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टीचिंग और लर्निंग दोनों में ही असेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों को सुधारता है। नाउ द सेकेंड एरिया जो एजुकेशनल फील्ड में है वो है इट हेल्प्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम मतलब हमारा जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है उसमें भी असेसमेंट मदद करता है। अब उसमें असेसमेंट किस प्रकार मदद करता है? देखिए, जो हमारा सिलेबस होता है वो एक पैनल गठित किया जाता है और वो बनाता है और लेकिन समय के साथ साथ उसमें कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं और हमें नई टेक्नोलॉजी या नए टॉपिक्स का समावेश करना होता है। तो ये हमें तभी पता चल सकता है जब हम समय समय पर असेसमेंट करते रहें। तो इस प्रकार असेसमेंट करने से हम हमारे पाठ्यक्रम में नई चीज़ों का समावेश कर सकते हैं और जो पुरानी चीज़ जो कि आज रेलेवेंट नहीं है, जिसका आज कोई औचित्य नहीं है, उसको हम हटा सकते हैं। तो इस प्रकार एजुकेशनल फील्ड अगर सही तरह से असेसमेंट करता है तो काफ़ी योगदान असेसमेंट का होता है। ओके, नाउ द सेकंड एरिया इज मॉनिटरिंग एंड मोटिवेशन। देखिए, असेसमेंट आपको मदद करता है मॉनिटर करने में। क्या मॉनिटर करने में? बच्चे की प्रोग्रेस। बच्चा कैसा कर रहा है, अभी उसका जो प्रेजेंट स्टेटस है उसने कितना प्रोग्रेस किया या कहीं कमी आई। तो असेसमेंट करने पर ही हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना अच्छा या पहले से कितना बेहतर परफॉर्म किया। सो अगर हम असेसमेंट टाइम टू टाइम करते हैं तो हमें बच्चे की कमियां, बच्चे के स्ट्रेंथ्स, बच्चा कौन से एरियाज़ में अच्छा कर रहा है, कौन से एरियाज़ है जहाँ पे कोई कमी है, तो इस हिसाब से हमें बच्चे की प्रोग्रेस मॉनिटर करने में असेसमेंट मदद करता है। सेकेंडली, असेसमेंट ब्रिंग्स आउट इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। जो बच्चों की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हम ये कहते हैं ना, बच्चों में अगर देखा जाए तो बहुत पोटेंशियल होता है और कुछ बच्चे होते हैं जो कई बार नहीं बता पाते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि किस एरिया में अच्छे हैं या कौन सा टैलेंट उनमें है। तो अगर टीचर
टाइम टू टाइम अगर बच्चे को मॉनिटर करे, बच्चे की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करे, तो बहुत अच्छे से जो बच्चों की कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाहर निकल कर आ सकती हैं और हमें उनकी जो एंडलेस पोटेंशियल है उसके बारे में पता चल सकता है। इसके साथ साथ जो थर्ड एरिया है, जब इट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो बच्चों का जो निष्पादन होता है, बच्चों की जो लर्निंग होती है उसको इंक्रीज करता है। और जब देखिए मैंने पहले भी बताया कि जब हम असेसमेंट करेंगे तो हमें वीकनेस पता चलेगी, बच्चे की कहाँ कमी है, कहाँ वो गैप है। तो जब वो पता चलेगी तो उसको अगर बच्चे को मदद करके उस कमी को दूर किया जाए तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस निरंतर बेटर होती जाएगी। और जब परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी तो बच्चे का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सपोज बच्चा 50% लाता है, 50% लाने पे हम उसको असेसमेंट करते हैं कि कहाँ कमी रह गई, किस वजह से, क्या बच्चे की परेशानी है, और उन परेशानियों को जब हम दूर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ समय, साल या 6 महीने बाद बच्चे की परफॉर्मेंस और बेटर होती है। वो 60, देन 70, 80 एंड कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंस उसका सुधार होता जाता है। तो इस तरह से जब परफॉर्मेंस सुधरेगा तो बच्चा लगातार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से असेसमेंट इज अ टूल टू मोटिवेट चिल्ड्रन, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। मूविंग फॉरवर्ड, असेसमेंट हेल्प्स इन डायग्नोसिस। असेसमेंट डायग्नोसिस में मदद करता है। अब डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस इज, देखिए जब जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी बीमारी डायग्नोस करता है ऑन द बेसिस ऑफ आर सिम्टम्स। जो हम उनको डॉक्टर को बताते हैं कि हमारे क्या परेशानियां हैं, क्या सिम्टम्स हैं, उसके आधार पर डॉक्टर डायग्नोस करता है हमारी बीमारी। तो इसी तरह से असेसमेंट शिक्षा की जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको डायग्नोस करके बच्चे की लर्निंग को और टीचिंग को, दोनों को बेटर बनाता है। एंड पर्टिकुलरली देखिए, एक जो हम जो टर्म यूज करते हैं, इट इज अ टूल फॉर रेमेडियल इंटरवेंशन। रेमेडियल इंटरवेंशन मीन्स उपचारात्मक हस्तक्षेप। तो जो छात्रों की कमियों को मालूम करना और उन कमियों को दूर करने के लिए सजेशंस या उसका सॉल्यूशन, उपचार करना, यही असेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है। एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखती है कि असेसमेंट कीप्स इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबके लिए कॉमन गोल नहीं होता, हर बच्चे की अपनी वीकनेस होती है, अपनी प्रॉब्लम होती है। तो असेसमेंट उन व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों की परफॉर्मेंस को निरंतर सुधारता है। तो डायग्नोसिस के क्षेत्र में असेसमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है। और इसके साथ साथ जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है वहाँ पर भी जो असेसमेंट है वो हेल्प करता है। पर्टिकुलरली जो मेंटल प्रॉब्लम्स आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से छात्र जब अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस को पूर्ण नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर टाइमली हम बच्चे की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें, हम निरंतर उसको असेस करें, तो हमें बहुत सही समय पे ये पता चल जाएगा कि बच्चे को कोई परेशानी है। और एज अ रिज़ल्ट हम जब सही समय पे अगर हमें कोई परेशानी का पता चल जाता है तो हम उसका उसी समय पे उसके सॉल्यूशन या उसका उपचार कर सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट चीज़ें एग्रवेट नहीं होंगी। जो मानसिक परेशानियां हैं, जो मानसिक समस्याएं हैं, वो शुरू होते ही उनका हल हमें मिल जाएगा। तो इससे हम बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। तो असेसमेंट डायग्नोसिस के क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली एजुकेशन के अंदर, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। और मेंटल हेल्थ, जो आजकल हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी एक क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस करते हैं, जो इवन जो
रोज़मर्रा में जो इंसान जो फेस करते हैं, तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, उसमें डायग्नोसिस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से हमें असेसमेंट मदद करता है डायग्नोसिस के अंदर। ओके, अनदर क्षेत्र जो एक और एरिया जहाँ पे कि असेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ये एजुकेशन में भी हो सकता है, रोज़मर्रा में भी हो सकता है। एजुकेशन में हम बच्चों के देखिए, हम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं जिसके आधार पर बच्चे की पर्सनालिटी, बच्चे के इंटरेस्ट्स, एप्टीट्यूड और अ, बच्चे के ओवरऑल हम उसकी बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट सिलेक्शन कि जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो जब बच्चा सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आता है कि उसको आर्ट्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, हमें भेड़-चाल के अंदर जाकर नहीं लेनी चाहिए। जो सब्जेक्ट है वो बच्चे को उसकी क्षमताओं और उसके एप्टीट्यूड के आधार पर चूज़ करना चाहिए और वो तभी हो सकता है जब हम एज़ अ साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करें और बच्चे को गाइड करें। और इसके साथ-साथ उसकी रुचियों और उसके एप्टीट्यूड के आधार पर हम उसको ये भी बता सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में भविष्य में वो अगर उसको प्रोफेशनल एरिया उस क्षेत्र को चुनता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ बच्चे का व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट टाइप का है, तो एक्सट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति पब्लिक रिलेशंस में, मार्केटिंग में, टूरिंग में, इस तरह की जॉब्स में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो हम बच्चे को उसके असेसमेंट के आधार पर उसको सुझाव देंगे कि अगर वो इस तरह की जॉब चुनता है तो भविष्य में सफल होने की संभावनाएं अधिक हैं। इसके साथ-साथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग रोज़मर्रा में भी की जा सकती है। आजकल हम देखते हैं कई बार कई जो व्यक्ति होते हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या अ, और भी कई जो मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं या और भी कई समस्याएँ बच्चों की डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग काफ़ी मदद करती है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब टाइम टू टाइम असेसमेंट किया जाए। सो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो असेसमेंट का जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, अनदर एरिया इज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी। भविष्यवाणी किस रूप में? एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा कार्य होता है कि हम बच्चा या व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार आगे करेगा, उसके आधार पर हम उसको उसके पर्सनैलिटी के आधार पर या ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम उसको बताएँ। तो जब हम असेसमेंट करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि उसके व्यवहार के बारे में कि किस प्रकार का व्यवहार बच्चा करेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली जैसे सपोज़ कोई आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक लेकर आता है, तो हम ये कहेंगे कि वो बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा। क्यों? क्योंकि अ, उसके जो हमने जो असेसमेंट किया उसके आधार पर ये प्रेडिक्शन पॉसिबल है। या जैसे मैंने अभी अभी एग्ज़ाम्पल दिया था कि कोई एक्सट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट टूरिंग जॉब्स पे या मार्केटिंग जॉब्स पे या जहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत अच्छा करेगा क्योंकि एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति लोगों से मिलना-जुलना पसंद करते हैं, तो इसलिए जहाँ पे इस तरह का कार्य होगा, वो वहाँ पे ज़्यादा सफल होंगे। तो इस तरह से इट इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग कि किन एरियाज़ में व्यक्ति सफल होगा। तो असेसमेंट के आधार पर हम सफल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस असेसमेंट का एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ पर है, वो है इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, उद्योग एवं संगठन। देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया था कि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, उसके आधार पर लोगों का असेसमेंट कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी रुचियों के बारे में, उनके एटीट्यूड, उनके एप्टीट्यूड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, उसको हम सिलेक्शन और प्लेसमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस प्रकार से?
कि टू चूज अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, जिस इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर हर इंडस्ट्री का अपना अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है और उनको सही जगह पे प्लेसमेंट दिया जा सकता है। सो इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत महत्वपूर्ण सिलेक्शन और प्लेसमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल असेसमेंट प्ले करता है। इसके साथ साथ आजकल हम देखते हैं मल्टीनेशनल्स होते हैं, मल्टीनेशनल जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं, वहाँ पे भी असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर्टिकुलरली इन इफेक्टिवनेस ऑफ अप्रेजल इन प्रमोशन। गवर्नमेंट जॉब्स में तो जनरली जो प्रमोशन का तरीका होता है वो ACRs के आधार पर होता है, बट जो मल्टीनेशनल जॉब्स होती हैं वहाँ पे असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनकी रिव्यू मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे अप्रेजल किया जाता है कि आपने कितना काम किया, आपने टारगेट्स अचीव किए नहीं किए, कितने बेहतर तरीके से किए। तो असेसमेंट के आधार पर अप्रेजल किया जाता है और उसके आधार पर प्रमोशन दिया जाता है। सो यहाँ पर भी असेसमेंट का एक बहुत अहम योगदान होता है। इसके साथ साथ असेसमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे असेसमेंट अगर टाइम टू टाइम रेगुलर असेसमेंट किया जाता है और लोगों को फीडबैक दिया जाता है कि भाई ये एरिया था जहाँ पे आप कम परफॉर्म कर पाए और ये आपकी स्ट्रेंथ थी। तो अगर उनको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में निरंतर फीडबैक दिया जाता है, उनको क्लियर कट गोल्स दिए जाते हैं, तो उससे भी जो लोग हैं उनका मोटिवेशन बढ़ता है और जॉब सेटिस्फैक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है, क्योंकि जब सही समय पे उनको फीडबैक दिया जाएगा, उनको उनकी कमी बताकर प्रेरित किया जाएगा बेहतर काम करने के लिए, तो डेफिनेटली जो वर्कर्स हैं वो और मोटिवेट होकर और अच्छा काम करेंगे और हाईली सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी अगर टाइम टू टाइम असेसमेंट किया जाता है तो मोटिवेशन हाई रहता है, मोटिवेशन हाई रहता है तो सेटिस्फैक्शन हाई रहेगा, सेटिस्फैक्शन हाई रहेगा तो जो वर्कर्स हैं उनका मोरल, उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, और ये सब चीज़ें जब हाई रहेंगी तो एक्सीडेंट्स कम होंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा। व्यक्ति खुश होकर काम करेगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली भी बढ़ेगा। सो इस तरह से हम ये देखते हैं कि असेसमेंट एक इंडस्ट्री, इतना बड़ा जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का इतना विशाल क्षेत्र है उसमें किस तरह से योगदान देता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारी जो फौज है, आर्मी, आर्मी बहुत सालों से, इनफैक्ट दिस इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करती आई है, असेसमेंट का इस्तेमाल करती आई है। और अगर आप लोगों की जानकारी में कोई आर्मी वाले होते हैं तो आप या उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा, और लंबा में मेनली क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति की पर्सनालिटी को, उसके इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को असेस किया जा सके, जिससे कि जो आर्मी की रिक्वायरमेंट, आर्मी की सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि व्यक्ति इमोशनली स्टेबल हो, मानसिक रूप से परिपक्व हो, संवेगात्मक रूप से परिपक्व हो। तो इन चीज़ों को मापने के लिए, एक सही व्यक्ति का सिलेक्शन करने के लिए आर्मी बहुत सालों से साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करती आई है व्यक्तियों का असेसमेंट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर असेसमेंट को यूज़ किया जाता है। इसके साथ एक और जो क्षेत्र है जहाँ पे असेसमेंट यूज़ किया जाता है वो है बैंक्स एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस। देखिए आजकल जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स का, इंटरव्यू तो हमेशा से ही जितनी भी जॉब्स होती हैं हमेशा होते ही आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आजकल हम देखते हैं कि यूपीएससी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2-3 साल पहले सी सैट क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। और वो सिर्फ इसलिए कि एक्चुअली अब सरकार ने
एप्टीट्यूड टेस्ट साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, असेसमेंट की इम्पोर्टेंस को समझते हुए ये एक ज़रूरी कर दिया है कि हर क्षेत्र में सही व्यक्ति का चयन किया जा सके और सही व्यक्ति जो सही एप्टीट्यूड या जो जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जो असेसमेंट में क्या किया जाता है, बेसिकली व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी या उसकी रुचियों को माप कर ज़रूरत के हिसाब से जो जिस जॉब के लिए हम उसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से बैंक है, बैंकिंग में अलग तरह के एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है। जो सिविल सर्विसेज़ हैं, आप ये देखते हैं कि आईएएस है, आरएएस है, उनमें अलग तरह का एप्टीट्यूड चाहिए होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। तो इस तरह से आजकल अगर आप देखें कि जैसे आईआईटी है, आईआईटी क्या है? आईआईटी इज़ ऑल्सो एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। नीट है, नीट मेडिकल का एप्टीट्यूड टेस्ट है, कैट है, कैट मैनेजमेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट है। सो हर क्षेत्र में असेसमेंट का या साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि सही व्यक्तियों का, छात्रों का चयन किया जा सके, जिससे कि बाद में परेशानी ना आए। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि सही व्यक्ति का चयन करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट का इस्तेमाल हो रहा है भिन्न क्षेत्रों के अंदर। इसके साथ-साथ इन सब क्षेत्रों के साथ-साथ हम ये देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी असेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और कोई ज़रूरी नहीं कि छात्र हैं या जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वही उन्हीं को असेसमेंट ज़रूरी है। जो एक गृहिणी होती है, एक जो हाउसवाइफ़ होती है, वो भी असेसमेंट करती है कि कहाँ कमी रह गई, क्या परेशानी है। अ, असेसमेंट वो टाइम टू टाइम अपने रिलेशंस को लेकर करती है, बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में, अपने घर के जो हिसाब किताब है उसको लेकर असेसमेंट करती है, जस्ट टू नो कि कहाँ कमी है और कहाँ किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि असेसमेंट ना सिर्फ छात्रों के लिए, ना सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए, बट हर क्षेत्र में। और अगर हम नहीं करेंगे कहीं न कहीं असेसमेंट, तो हम ये देखते हैं कि एक वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक जो हैप्पीनेस जो होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं मिस आउट हो जाती है। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल। और इसके साथ-साथ जो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि असेसमेंट जब हम कर रहे हैं, हमने जाना कि प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे तो हमने बहुत विस्तार से प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, मीनिंग सबकी बात करी। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम उसका कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, तो वो सारा कहीं न कहीं वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए असेसमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और आई थिंक हम सबको करनी चाहिए। एंड इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड जो छात्र हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, प्रोफेशनल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, हमारे रिश्ते सुधरते हैं एंड हम देखते हैं कहीं ना कहीं इट लीड्स टू ओवरऑल हैप्पीनेस एंड पीस। सो आई थिंक दैट वाज ऑल। आई होप आपको इससे बहुत मदद मिलेगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़ ऑन साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच।